क्या आपको पता है 300 साल पहले पैदा हुए उस शख्स के बारे में जो आज पूरे दुनिया की इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को कंट्रोल कर रहा है। जब अमेरिका के राष्ट्रपति ने उस पे सवाल उठाए तो उसने भारी पब्लिक में उसकी हत्या करवा दी। फ्रांस की सत्ता संभालने वालों ने उसकी शर्तों पर अमल नहीं किया ना, तो उसने पूरे देश में विरोध छिड़वा दिया और देश के कोने कोने में आग लगवाने के साथ साथ फ्रांस के राजा और रानी का सबके सामने हत्या करवा दिया और उनके बच्चों को जेल में सड़ने के लिए छोड़ दिया। अब शायद आपने इस शख्स का नाम कभी नहीं सुना होगा, पर उस ग्रुप के बारे में जरूर सुना होगा जिसकी इसने स्थापना की थी, द इनफेमस इल्यूमिनाटी। तो आखिर कौन था ये शख्स और इसने ऐसा क्या किया जिसने इसे असीम ताकत का बादशाह बना दिया? आज के इस वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करने वाले हैं। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। ये कहानी शुरू होती है 6 फरवरी साल 1748 में, जब जर्मनी के बावेरिया में एक लॉ प्रोफेसर के घर जोहान एडम विशॉप्ट का जन्म हुआ। दुर्भाग्य से जब एडम केवल 5 साल के थे तभी उनके पिता उन्हें छोड़ के इस दुनिया से चले गए। मगर उस 5 साल के एडम की जिम्मेदारी उठाई उसके पिता के दोस्त जोहान एडम वॉन इक्सटैट ने, जो खुद भी यूनिवर्सिटी ऑफ इंगोस्टैट में एक लॉ प्रोफेसर थे। अब उस वक्त पूरे वेस्ट में और खास करके यूरोप में अगर किसी चीज का राज था तो वो था कैथोलिसिज्म का। और इसे आप क्रिश्चियनिटी से कंफ्यूज मत करिएगा, क्योंकि कैथोलिक और क्रिश्चियन होने में काफी डिफरेंस होता है। अब जहां क्रिश्चियनिटी एक ब्रॉड धर्म है जिसके अनुसार इंसानों में सर्वश्रेष्ठ जीसस क्राइस्ट और इस दुनिया में सबसे ऊपर होली गॉड है, तो वहीं कैथोलिक लोग होते तो क्रिश्चियन ही है, पर अथॉरिटी को लेकर उनकी सोच अलग होती है। कैथोलिक्स मानते हैं कि उनके ऊपर सिर्फ पोप का शासन है और उनके लिए पोप द्वारा कही गई किसी भी बात की वैल्यू उनके घर की वैल्यूज, इवन वो जिस देश में भी रहते हैं ना, उस देश के लॉ एंड ऑर्डर से भी बड़ी होती है। अब सारे कैथोलिक्स क्रिश्चियंस होते हैं, मगर सारे क्रिश्चियंस कैथोलिक हो ये जरूरी नहीं है। लेकिन हाँ, एक ध्यान में रखने वाली बात यह है कि दुनिया के करीब 60% क्रिश्चियंस कैथोलिक होते हैं, जो रिलीजियस पॉपुलेशन का आधे से भी ज्यादा भाग है। अब आज तो ये सब फिर भी कट्टरता के पहलू से यूरोप में कम है, मगर पहले तो कानून भी सिर्फ और सिर्फ धर्म के हाथों ही ऑपरेट किया जाता था। कोई भी धर्म पे सवाल नहीं उठा सकता था, चाहे उसमें कुछ भी प्रथाएं फ्लॉड ही क्यों ना हो। और अगर कुछ चर्च को सही नहीं लगा तो उसके लिए नियम और कानून भी बदल दिए जाते थे। अब इस सांप्रदायिक और धर्म की कट्टरता से भरे समाज और माहौल में एडम को उसके गॉडफादर जोहान ने रैशनल बनाया और हर चीज के पीछे बस यूं ही विश्वास करने के बजाय उनके पीछे लॉजिक ढूंढने की चाह लगाई और इस तरह का माइंडसेट डेवलप किया कि एडम इसी लॉजिकल थिंकिंग के प्राइम सपोर्टर बन गए। अब 7 साल की उम्र में एडम ने अपनी स्कूलिंग शुरू की और 20 साल की उम्र में डॉक्टरेट ऑफ लॉ इंडियन कॉन्टेक्स्ट में LLB की डिग्री हासिल कर ली। स्वाभाविक तौर पे लॉजिकल होने के कारण वो चर्च और यूरोप के मैनिपुलेटिव कानूनों को सीरियसली नहीं लेते थे और इस बात पे स्ट्रांगली बिलीव करते थे कि पहले जो कुछ भी हुआ सो हुआ, मगर धर्म के सहारे मॉडर्न सोसाइटी को अच्छे से रूल नहीं किया जा सकता और इस समाज को जरूरत है एक सही मार्गदर्शन की, एक ऐसे मार्गदर्शन की जो इसे धर्म के अंधविश्वास से दूर करके तर्क की तरफ ले जाए और वापिस से वो करे जो समाज के लिए और सत्ता के लिए सही है, ना कि वो जो धर्म के लिए सही है। अब इसी सोच को जब वो अपने आसपास मौजूद लोगों में तलाशने लगे और उनमें भी यही मानसिकता की खोज करने लगे, तो उन्हें खबर पड़ी एक सोसाइटी की जिसका नाम था फ्री मैसोनरी और इसके विचार भी कुछ उसी प्रकार के थे। फ्री मैसोनरी एक तरह की विचारधारा रखने वाले उस समुदाय को कहते थे जो काफी ज्यादा सोशलिस्ट थे। उनके हिसाब से अनेक धर्म एक साथ को एग्जिस्ट कर सकते थे। सभी फ्री मैसन्स को निस्वार्थ भाव से सभी की मदद करनी चाहिए। नॉलेज किसी भी रिलीजन से ऊपर होती है और इनके ग्रुप में पॉलिटिक्स और रिलीजन से रिलेटेड किसी भी डिस्कशन को करने की मनाही हुआ करती थी, क्योंकि ये लोगों की खुली विचारधारा के साथ हस्तक्षेप करने जैसा महसूस होता था। और यहीं पर एडम के लिए फ्री मैसोनरी बेकार हो गई। उनकी लड़ाई ही इस बात की थी कि अगर दुनिया के उसूलों को और उसकी जड़ को बदलना है तो उसके लिए सत्ता हाथ में लेना होगा, क्योंकि लोग चाहे कुछ भी क्यों ना चाहे, चलेगी उसी की जो सत्ता में होगा। और उन्हें पता था कि ये किसी संगठन के साथ मिलकर करना संभव नहीं है, क्योंकि बड़े इरादे मांगते हैं बड़ी कुर्बानियां। तो दुनिया को बदल के रख देने के इसी मकसद के साथ 1 मई 1776 के दिन एडम अपने 4 साथियों के साथ काले घने जंगल के बीचों बीच मशाल लेकर
काले कपड़े पहन के एक घेरे में खड़े हुए और उस अंधेरी रात में उन 5 लोगों ने शपथ ली कि वो एक ऐसी दुनिया की रचना करेंगे जहां इंसान अपनी इच्छा अनुसार व्यवहार करने के लिए आजाद होगा और जहां मोरल इक्वालिटी यानी कि नैतिक रूप से सभी को एक समान देखा जाएगा और किसी के द्वारा किए गए काम को ये सोच के नहीं नजरअंदाज किया जाएगा कि वो व्यक्ति किस ओहदे का है। इस प्रतिज्ञा को ज्ञान की देवी मिनेर्वा के साथ चलने वाले उल्लू को साक्षी मानकर अपने द्वारा बनाए गए इस ग्रुप का नाम एडम ने रखा बुंदेर परफेक्टिबिलिस्टेन, जिसे बाद में बदलकर कर दिया गया इल्यूमिनाटी। जब भी किसी नए ग्रुप की शुरुआत होती है तो लोग उसे बढ़ाने के लिए किसी को भी ऐड करने को तैयार रहते हैं, मगर एडम अपने गोल को लेकर बहुत क्लियर थे। इसलिए उन्होंने शुरू से ही इंश्योर किया कि इल्यूमिनाटी एक रेयरिटी बन जाए और इस संगठन में केवल वही लोग शामिल हो जिनका समाज में कोई ओहदा हो, ताकि उनके रिसोर्सेस और कनेक्शंस का इस्तेमाल करके परिवर्तन लाया जा सके। इसी वजह से इल्यूमिनाटी में किसी मेंबर को इंक्लूड करने के लिए केवल 2 नियम बनाए गए। पहला तो ये कि किसी भी नए मेंबर को लाने के लिए एग्जिस्टिंग मेंबर्स का कंसेंट होना कंपलसरी था और दूसरा ये कि उस व्यक्ति की समाज में स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन होने के साथ साथ उसका फैमिली बैकग्राउंड वेल एस्टैब्लिश्ड होना चाहिए और बड़ी पहुंच के साथ साथ उसके पास ढेर सारी दौलत भी होनी चाहिए जिसे वो सोसाइटी के काम और इल्यूमिनाटी के मकसद के लिए खर्च करने से पहले एक बार भी ना सोचे। अब अगले 6 साल में इल्यूमिनाटी में करीब 600 लोग जुड़ गए और उसके 2 साल के अंदर यानी साल 1784 तक इल्यूमिनाटी 2000 से 3000 ताकतवर सदस्यों का एक गढ़ बन गया, जिसमें पॉलिटिशियंस, डॉक्टर्स, नोबलमैन, व्यापारी, देश के सबसे बड़े वकील से लेकर देश के सबसे अहम जज, जहां तक कि अखबार, मैगजीन और किताबें लिखने और लिखवाने वाले लोग भी इल्यूमिनाटी के सदस्य बन गए और इल्यूमिनाटी का मेंबर होना पावर और स्टेटस का एक सिनोनिम हो गया। और इस पूरी ताकत और पैसे के ऊपर बैठा था सिर्फ एक शख्स, जॉन एडम विशॉप्ट, जो अपने आप को स्पार्टैकस बुलाता था, एक ऐसा रोमन ग्लैडिएटर जिसने प्राचीन काल में रोमन साम्राज्य के विरोध का मोर्चा संभाला था। और इस नाम से सबको डर लगता था क्योंकि ये नाम एडम की नीयत समझाता था कि वो भले ही राजा पैदा नहीं हुआ है पर जिस क्षण चाहे राजा बनने की ताकत रखता था। अब समय के साथ साथ एडम की पहुंच और ताकत बढ़ती ही जा रही थी और एडम की नजरें तख्त की तरफ घूमती साफ नजर आ रही थी, जिसका पहला शिकार बना फ्रांस। 1780 के उस दशक में फ्रांस और वहां का शासन काफी डामाडोल चल रहा था। देश युद्ध की स्थिति में घिरा हुआ था, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा था और जनता भूखी मर रही थी। वहां की जनता के पास ना खाने को पैसे थे और ना ही करने को कोई काम था। लोग भूखमरी से मर रहे थे, लेकिन वहां के राजा लुई 16 और उनके मिनिस्टर्स उन मरे हुए लोगों की अर्थी पे रोटियां सेकने में मस्त थे। उल्टा वो तो ऐसे फैसले लेते जा रहे थे जिससे उनके हालात और भी बिगड़े और इन सब के बीच उन अमीरों की अय्याशी कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब एडम और इल्यूमिनाटी को इस बात की खबर पहुंची तो उन्हें एहसास हो गया कि सत्ता को धारण करने वाले अंधे हो गए हैं और अब उनमें सुधार की नहीं बल्कि सत्ता को ही बदलने की जरूरत है। जिसके बाद उन्होंने अपने रिसोर्सेस इस्तेमाल करने शुरू कर दिए और उन्हें फ्रांस में विरोध के बीज डालने के लिए इस्तेमाल करने लगे, जिसकी हलचल पूरे यूरोप में मच तो रही थी पर कोई इसके पीछे का कारण समझ ही नहीं पा रहा था। फ्रांस में होने वाली तख्ता पलट की हल्की फुल्की आहट 1784 तक वो अब बवारिया के राज परिवार को महसूस होने लगी थी और वो जानते थे कि अगर इल्यूमिनाटी की ताकत का ये फैलाव कुछ महीने भी और चला तो एडम के एक इशारे भर से बवारिया में तख्ता पलट हो जाएगा। इसलिए उन्होंने वही किया जो हर समझदार राजा करता, सत्ता का इस्तेमाल। अब यहाँ दोस्तों दिक्कत ये हो गई थी ना कि इल्यूमिनाटी में इतने लोग इंक्लूड हो गए थे और इल्यूमिनाटी इतना एक्सपैंड हो गया था कि हर जगह सीक्रेसी इंश्योर करना पॉसिबल नहीं था। म्यूनिक और बवारिया में मौजूद मेंबर्स इल्यूमिनाटी के बारे में इतना ओपनली बोलने लगे और इतना ओपनली मोनार्की और पॉलिटिकल फिगर्स को क्रिटिसाइज करने लगे कि उनकी सीक्रेट सोसाइटी लोगों की कॉमन नॉलेज में आ गई और साथ ही साथ कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स के नाम भी बाहर आ गए, जिससे सल्तनत को इसका एहसास होने लगा कि ये बात अब एक
सीक्रेट सोसाइटी से काफी आगे बढ़ चुकी है। इल्यूमिनाटी कानून से ऊपर उठ चुका था, क्योंकि जो लोग इल्यूमिनाटी के मेंबर्स थे, लीगल डिस्प्यूट के केस में फैसला भी हमेशा उन्हीं के पक्ष में आता था। ये उन मेंबर्स को देख के साफ हुआ जिनके नाम बाहर आने लगे थे, और इस ताकत के पब्लिक में आने का असर ये हुआ कि उनके कई मेंबर्स को उनके कनेक्शंस और चर्च वाली पोजीशन से निकाला जाने लगा। इवन कुछ को तो उनकी सिविल और जुडिशियल ड्यूटीज से भी बाहर निकाल दिया गया, ताकि इल्यूमिनाटी के कानून पर से दबदबा कम हो जाए। अब अपने ही लोगों के बेवकूफी के कारण इल्यूमिनाटी के इन्फ्लुएंशियल लोगों की संख्या कम होती जा रही थी, और 2 मार्च 1785 के दिन चार्ल्स थियोडोर ने बावारियन गवर्नमेंट के साथ मिलकर इस कहानी का फाइनल चैप्टर लिख दिया और सीक्रेट सोसाइटीज पे ऑफिशियली बैन लगवा दिया, ये कहते हुए कि सीक्रेट सोसाइटीज पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी के लिए खतरा है। और इसी के साथ इल्यूमिनाटी के कई मेंबर्स के लिए अरेस्ट ऑर्डर्स भी निकाले गए, जगह जगह छापे मारे गए। एडम को बवारिया छोड़ के भागना पड़ा, और उनके ठिकाने से जो कागजात मिले थे उन्होंने सबके पैरों तले जमीन ही खिसका दी। उनके डॉक्यूमेंट्स में जिक्र था कि कैसे सुसाइड जस्टिफाइड है, उनका काम सही है, धर्म एक धकोसला है, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली उन्हें इस देश नहीं बल्कि इस दुनिया पे कैसे राज करना है। उनका मानना था कि जो कोई भी उनका दुश्मन है उसे जहर देके मार देना चाहिए, ताकि वो कभी भी उनके काम के आड़े ना आ पाए और उसकी मौत का किसी को भी कोई शक ना हो। इस बात का भी जिक्र कागजों में था कि कैसे इल्यूमिनाटी की एक फीमेल ब्रांच बनानी है। इवन वहां के ठिकानों में ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स भी पाए गए थे जिनसे अबॉर्शन किया जाता हो। अब दोस्तों, वहां जो कुछ भी मिला उससे ये साफ था कि इल्यूमिनाटी को जो सही लगता था ना, वो सब उसे बिना सोचे समझे मान लेते थे, और उसके लिए किसी की हत्या करने से भी नहीं चूकते थे। अगर उन्हें सत्ता चाहिए होगी तो वो भले ही उस पे बैठे ना, पर उनका इन्फ्लुएंस इतना हो रहा था कि वो जब चाहे गद्दी पे बैठ सकते थे। एडम अगले 10 से 20 सालों में सिर्फ यूरोप ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के इकलौते किंग मेकर बनने वाले थे, पर अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एडम तो भाग गए और इल्यूमिनाटी खत्म हो गई, है ना। पूरी बवारिया और यूरोप को यही लग रहा था, पर तभी आया 14 जुलाई 1789 का वो दिन जब फ्रांस के कई सारे विरोधी संगठन और बड़ी जनसंख्या एक साथ आके पेरिस के बैस्टिल फोर्ट्रेस पर हमला करने लगी और वहां की आर्मरी पे अपना हाथ डालने लगी, जिससे यूरोप का राज परिवार एक बार फिर से दहल उठा। अब जहां लोगों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो सरकार से आवाज उठा के कुछ पूछ भी सके, वहां पूरे किले को कब्जे में ले लेना इतनी बड़ी बात थी कि इसने एक बार फिर से लोगों को शक में डाल दिया कि इल्यूमिनाटी वाकई खत्म हुआ भी है या केवल दुनिया की नजरों से दूर है। पूरे फ्रेंच रेवोल्यूशन की शुरुआत से लेकर अंत तक सारे लोगों की धारणाएं एडम की सोच से मेल खा रही थी। इवन जो रिसोर्सेस भी विरोधियों को दिए गए थे, वो किसी स्ट्रॉन्ग फिगर के इन्वॉल्वमेंट के बिना उन तक पहुंचा पाना नामुमकिन थे। पर घंघोर अंधेरे से उन विरोधियों की मदद आखिर कर कौन रहा था, कि राज कभी भी बाहर नहीं आ पाया। ऐसे ही अप्रैल 1961 में तत्कालीन अमेरिकन राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक स्पीच दी थी, जिसमें उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, द वेरी वर्ड सीक्रेसी इज रेपुग्नेंट इन ए फ्री एंड ओपन सोसाइटी एंड वी आर एज ए पीपल इनहेरेंटली एंड हिस्टोरिकली ओपोज्ड टू सीक्रेट सोसाइटीज, टू सीक्रेट ओथ्स एंड टू सीक्रेट प्रोसीडिंग्स। एक राष्ट्रपति के तौर पे उन्होंने खुले तौर पर चुनौती दी थी कि वो किसी भी सीक्रेट सोसाइटी के खिलाफ है और वो इनके काम का विरोध करते हैं। कट टू 22 नवंबर 1963। जॉन जब डैलास की गलियों से गुजर रहे थे, तभी ऑसवर्ल्ड नाम के फॉर्मर यूएस मरीन ने उन पे गोली चला दी और जॉन एफ कैनेडी इस दुनिया को अलविदा कहने वाले सबसे कम उम्र के प्रेसिडेंट बन गए। अब उसने ऐसा क्यों किया, ये पता लगाने के लिए ऑसवाल्ड का कोर्ट पहुंचना जरूरी था, और इससे पहले कि ऑसवाल्ड का ट्रायल शुरू होता, जैक रूबी नाम के एक नाइट क्लब ओनर ने ऑसवाल्ड को 2 दिन बाद लाइव टीवी पे गोली मार दी और ऑसवाल्ड का कारण भी उसी के साथ चला गया। अब दोस्तों, दुनिया में ना ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो सामने नजर आ रहा है, बस देखने वालों की जरूरत है। लोग कहेंगे कि 1785 में इल्यूमिनाटी को बवारिया के उस आदेश के साथ खत्म कर दिया गया था, पर सारे तथ्य हमने आपके सामने रख दिए। अब इस पे विश्वास करना है कि नहीं, ये हम आप पर छोड़ते हैं। नीचे कमेंट्स में अपने विचार हमसे जरूर साझा करिएगा कि आपको क्या लगता है, क्या इल्यूमिनाटी वाकई में आज भी एग्जिस्ट करती है, हाँ या नहीं? अगर हाँ तो क्यों? दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया, कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना।